दोस्तों, क्या हो अगर कानून की रखवाली करने वाला वर्दी ही कानून की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। यह कहानी उस रात की है जब थाने की चार दीवारी के भीतर इंसानियत ने आखिरी सांस ली और महीनों बाद एक अकेली आवाज ने उसी दम तोड़ती इंसानियत को न्याय दिलाया। यह कहानी पी जयराज और उनके बेटे जय बेनिक्स की है और उस महिला हेड कांस्टेबल की जिसका नाम था रेवती। रात का समय था और करीब 25 साल का लड़का घबराया हुआ थाने के बाहर पहुंचा। खबर मिली थी कि पुलिस उसके पिता को पकड़ कर ले आई है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह अंदर चला गया और जैसे ही उसकी नज़र लॉकअप पे पड़ी उसका खून खौल उठा। एक पुलिस वाला उसके बूढ़े पिता को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा था। गालियां, धक्के, बेइज्जती सब कुछ उसके सामने हो रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाया। वह दौड़ा और उस हेड कांस्टेबल का हाथ पकड़ने की कोशिश की। इसे छीना झपटी में उसका हाथ पुलिस वाले की वर्दी के गिरेबान तक पहुंच गया और खाकी का एक बटन टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। अब निशाना पिता नहीं बेटा था। आसपास खड़े बाकी पुलिस वालों की आंखों में आग भर गई। लॉकअप के भीतर 10 पुलिसकर्मी दो निहत्थे लोगों पर कहर बनकर टूट पड़े। डंडे, लात, जूते, घूसे, कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां चोट न लगी हो। हर वार के साथ खून रिश्ता रहा और इंसानियत चुपचाप मरती रही। सुबह तक हालत ऐसी हो चुकी थी कि खड़े होना तो दूर, सांस लेना भारी पड़ रहा था। बाहर परिवार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे कि छोड़ दो, ये बेगुनाह हैं। लेकिन पुलिस वाले के चेहरे पे कोई असर नहीं था। उल्टा उन्हें कहा कि जाओ इसके कपड़े लेकर आओ, काले रंग के, क्योंकि काले कपड़े में अक्सर खून के धब्बे छुप जाते हैं। और यह अचानक लिया गया फैसला नहीं था, यह सोची समझी तैयारी थी। दोनों को सहारा देकर कपड़े पहनाए गए जो कि चल भी नहीं पा रहे थे, तो घसीट कर गाड़ी में डाला गया और कोर्ट की तरफ ले जाया गया। समय था नवंबर 2020। कोरोना का डर चरम पे था। जज साहब अपने घर की पहली मंजिल पे खड़े थे और नीचे से पुलिस आवाज़ दी कि सर, इन्होंने कर्फ्यू तोड़ा है, पुलिस से बदतमीजी की है, रिमांड चाहिए। ऊपर से ही कागज पे साइन हो गए और मेडिकल फिटनेस भी दिखाया गया जो कि कभी हुआ ही नहीं था। अब पुलिस के पास कानूनी अधिकार था। दोनों को फिर थाने लाया गया और पिटाई का दूसरा दौर शुरू हुआ। जब मन भर गया तो उन्हें जेल भेज दिया। अस्पताल नहीं और कोई इलाज नहीं। दर्द, सूजन, अंदरूनी चोटें इतना बढ़ गया कि अगली सुबह बेटा मर गया और ठीक उसके 24 घंटे बाद पिता ने भी दम तोड़ दिया। जब खबर फैली तो पूरा इलाका हिल गया। यह घटना हुई थी तमिलनाडु के छोटे कस्बे सांताकुलम में। लेकिन दिक्कत थी कि सब कुछ थाने के अंदर हुआ था। सीसीटीवी बंद थे और कोई बाहरी गवाह नहीं। लेकिन रेवती नाम की एक हेड कांस्टेबल उसी थाने में थी। करीब 9 बजे वो जब थाने पहुंची तो अंदर से चीखें आ रही थी, गालियां, धमाके, दर्द भरी आवाजें। उन्होंने कमरे के अंदर झांका तो फर्श खून से लाल था। जयराज और बेनिक्स जमीन पे पड़े थे और पुलिस वाले बारी बारी उन पे टूट रहे थे। रेवती ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि छोड़ दीजिए सर, नहीं तो ये दोनों मर जाएंगे। लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनी। बेचारे उन दोनों ने पानी देने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने उसे डांट कर चुप करा दिया और रेवती ने पूरी रात उन चीखों को सुनती रही। फिर शुरू हुआ दबाव, चुप रहने का दबाव, डर, धमकियां, क्योंकि अगर सच बाहर आता तो पूरी वर्दी पे सवाल उठता। रेवती घर गई और अपने पिता माता से पूछा कि क्या मुझे सच बोलना चाहिए। जवाब मिला कि अगर चुप रही तो वर्दी पहनने का हक नहीं। बस उसी पल उसने फैसला कर लिया कि कोर्ट में खड़ी होकर वो सब कुछ बयां करेगी। कोर्ट में खड़ी होकर उन्होंने 19 नवंबर की रात मिनट दर मिनट बयां किया। किसने मारा, कैसे मारा और कब मारा। उसकी गवाही इस केस की रीढ़ बन गई। अगर रेवती चुप रहती तो ये कहानी यहीं दफन हो जाती। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सजा नहीं। लेकिन पुलिस ने वर्दी की असली इज्जत बचा ली सच बोलकर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हेड कांस्टेबल रेवती को समझाया गया कि तुम अकेली हो, बेदाग हो। अगर तुमने जो देखा वो बोल दिया तो अंजाम बुरा होगा। वर्दी वालों के खिलाफ जाओगी तो ऊपर तक हमें लोग बचाएंगे, चुप रहोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेवती सचमुच चुप रही। डर था परिवार का, बच्चों का, पति का, बूढ़े माँ बाप का। उधर जांच आगे बढ़ती रही और मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास था। थाने के अंदर क्या हुआ कोई चश्मदीद नहीं था। सिर्फ एक इंसान था जिसने सब कुछ देखा था और वो खुद रेवती थी। वक्त बीतता गया और रेवती टालती रही, लेकिन भीतर बेचैनी घर करती गई। उसे महसूस होने लगा कि अगर उसने गवाही नहीं दी तो ये केस बिखर जाएगा, कहानी बदल सकती है और सबूत मिटाए जा सकते हैं, और सजा अगर हुई भी तो मामूली। और वैसे भी पुलिस वालों को कब सख्त सजा होती है, यह विचार उसके अंदर तोड़ने लगा। और एक दिन रेवती ने घर पर सब कुछ बता दिया कि मैंने उस लड़के और उसके पिता को अपनी आंखों के सामने तड़पते देखा है। उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में है।
मैं क्या करूं? घर वालों ने साफ साफ कहा कि अगर वर्दी पहनकर ईमानदार रहना है तो कानून का साथ दो, जो देखा है बता दो। रेवती ने माना कि अगर जांच राज्य पुलिस और सीआईडी करती तो शायद वो चुप रहती, लेकिन उन्हें भरोसा था कि बाहर से आई एजेंसी सीबीआई कम से कम उसकी बात तो सुनेगी, और उसने तय किया कि गवाही देगी। जब यह खबर पुलिस के अधिकारियों तक पहुंची तो ऊपर तक हलचल मच गई। फिर से दबाव, डराना, समझाना। रेवती इतनी डरी कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने हिम्मत जुटाकर मद्रास हाईकोर्ट में सुरक्षा की अर्जी दी और सीबीआई अधिकारी से अलग मिलकर कहा कि मैं सच बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले मेरे परिवार की सुरक्षा चाहिए। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि रेवती की सुरक्षा दी जाए। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होगी। उसके बाद 2 बॉडीगार्ड उसके साथ तैनात किए गए, लेकिन डराने का सिलसिला रुका नहीं। कुछ लोग वर्दी में, कुछ लोग सिविल ड्रेस में अदालत के बाहर उसे घूरते, इशारे करते, दबाव बनाते। अदालत के भीतर भी नजरों से धमकाने की कोशिश होती रही, फिर भी रेवती पीछे नहीं हटी और एक हेड कांस्टेबल ने अपने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और साथ में काम करने वालों के खिलाफ अदालत में खड़ी थी। उन्होंने उस रात का हर दृश्य बयां किया। चीखे, खून, मारपीट, विनती, सब कुछ। कमरे में सीसीटीवी नहीं था, लेकिन थाने में सीसीटीवी था। 19 नवंबर 2020 की रात जिन 10 पुलिस वालों के नाम रेवती ने लिए, वे सभी कैमरे में थाने के अंदर बाहर आते दिखे। रेवती की आंखों देखी बात और सीसीटीवी की मौजूदगी अदालत के लिए एक ठोस सबूत बन गई। मुकदमे के दौरान एक आरोपी सब इंस्पेक्टर की कोविड से मौत भी हो गई और बाकी के खिलाफ सुनवाई चलती रही। और ठीक 6 साल बाद 7 अप्रैल को अदालत ने फैसला सुनाया कि जो लोग कानून के रक्षक हैं, अगर वहीं इस दरिंदगी से कानून तोड़े तो उम्र कैद भी छोटी सजा है। अदालत ने 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुनाई। हालांकि फैसले से पहले अदालत ने सीबीआई सरकार से राय भी मांगी और दोनों ने अधिकतम सजा की बात कही। फैसले आते ही पूरे इलाके में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो जज का नहीं, रेवती का था। उसके बाद रेवती अपने सेवा में रही, लेकिन 6 साल में भी उसका प्रमोशन नहीं हुआ और वो अब भी हेड कांस्टेबल है। वजह यह रही कि अगर उसका तबादला या प्रमोशन हुआ तो गवाही और केस पे असर पड़ सकता था। रेवती ने खुद कहा था कि जब तक फैसला नहीं आती मैं यहीं रहूंगी, लेकिन अब लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें सम्मान मिले, प्रमोशन मिले, राज्य सरकार उन्हें सम्मानित करे। और फिर अधिकारियों ने भी माना कि अगर रेवती न होती तो यह फैसला संभव नहीं था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है कि फैसले के बाद भी रेवती के दुश्मन बढ़ गए। दोषियों के परिजन और समर्थक उसे सजा की वजह मानते हैं और उनकी सुरक्षा अब भी जारी है और खतरा भी। यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। निचली अदालत का फैसला आया कि आगे अपील होंगी, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। जिस दिन सर्वोच्च अदालत भी इस फैसले को कायम रखेगी और सजा सचमुच अंजाम तक पहुंचेगी, तभी इस कहानी को पूरा न्याय मिलेगा। फिलहाल यह कहानी आपके दिल में एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच बोलने की कीमत इतनी बड़ी होनी चाहिए, और क्या हर थाने में एक रेवती हो सकती है? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।